हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो आज जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हिंदी का जो पहला चैप्टर है हमारा वर्ण विचार व वर्तनीय विवेक। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला चैप्टर है। तो हम लोग इससे पहले जो है कौन कौन सा चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी मतलब देखो हम लोग आज हम आपको हिंदी का क्लास ले रहे हैं और इससे पहले जो है मेहताब सर आपको साइंस का क्लास ले चुके हैं। साइंस का क्लास आपको ले चुके हैं, मैथ का भी क्लास ले चुके हैं मे बी। ठीक है, और हम जो है आपको हिंदी और इंग्लिश लेंगे। आपका जो है हम आपको कौन सी क्लास लेंगे, हम आपका हिंदी और इंग्लिश लेंगे और बाकी जो पोर्शन है वो मेहताब सर आपके लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि इस अध्याय को पढ़ने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बहुत सारा प्रॉब्लम भी मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, किसको पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ण की परिभाषा। यानी सबसे पहले हम वर्ण को पढ़ेंगे। वर्ण क्या है, एक शब्द होता है, एक लेटर होता है। हम लोग वर्ण को देखेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो हम लोग को पहले अगर हम परिभाषा देखें किसकी, ये वर्ण। वर्ण कहा किसको कहा जाता है, तो वर्ण हम किसको कहते हैं कि कोई भी एक लेटर होता है उसको वर्ण कहा जाता है। तो हम वर्ण की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि परिभाषा किसको कहा जाता है। देखो बोल रहा है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। तो क्या मतलब हुआ वर्ण का, वर्ण उसको कहा जाता है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको कि और हम टुकड़े क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी और वो डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे कोई भी लेटर है, जैसे तुम्हारा कोई लेटर है, क्या है, किसान है। यहां देखो क्या है, किसान है, ये क्या है, एक लेटर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टुकड़े करते हैं। कितने टुकड़े कर सकते हैं, देखो का, आधा का है, हर्षई है, आधा स है, अ है और आधा न है और आ है। ये क्या है, इसके क्या किए हम टुकड़े किए। अब देखो हम इसको क्या और टुकड़े कर सकते हैं, जैसे हमारा क्या है ई है, इसको क्या हम और टुकड़ा करेंगे। अगर देखो अगर टुकड़ा करके देखो इसको अगर हम ऐसे टुकड़ा करते हैं तो कुछ बनता है हैं, ये कोई है, कुछ हुआ, ये नहीं ना हुआ। तो ये क्या हुआ, ये नहीं हुआ कुछ। अगर हम इसको और टुकड़ा करने के बाद अगर टुकड़े करते हैं तो इसका अगर कोई मीनिंग नहीं होता है तो उतना हमको टुकड़ा नहीं करना है। हमको उतना ही टुकड़ा करना है जितना कि हमको क्या मिले, कोई शब्द मिल सके। ठीक है, हमको उतना ही टुकड़ा करना है जितना कि हमको ये मिल पाए कि हाँ ये क्या है, शब्द बन से जिसको हम पढ़ सकें। अब उतना टुकड़ा नहीं करना है जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण की सबसे पहले परिभाषा हम लोग क्या देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, ठीक है, उसको वर्ण कहा जाता है। वर्ण के आधार, वर्ण भाषा का क्या होता है, आधार होता है, यानी क्या होता है, वो बेस होता है। वर्ण का क्या होता है, वो बेस होता है जिनसे शब्द की क्या होती है, रचना होती है, यानी जिससे क्या होते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि क्या, देखो क्या है, किसान है, फसल उगाता है। तो क्या है, किसान जो है फसल उगाता है। अगर हम इसको और टुकड़े करते हैं, जैसे देखो किसान, किसान को हम टुकड़ा करते हैं तो क्या हम बताए थे पहले किसान को, तो किसान का आधा का आएगा, आधा ई आएगा, आधा स आएगा, ठीक है, अ आएगा, आधा नौ आएगा और आ आएगा। ये क्या होगा, इसके और टुकड़े, ये कितने भाग में बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग किसान को कितने भाग में बांटे, यानी कितना लेटर हुआ इसमें, 6 हुआ, 6 लेटर हुआ। तो क्या किए, इसका क्या किए, टुकड़ा किए। टुकड़ा टुकड़ा करके क्या कहते हैं, हमको कितना बना, 6 भाग बना। क आया, हर्षई आई, ठीक है, स आया, आधा सा आया, अ आया, न आया और आ आया। तो इसको क्या किया हम लोग, टुकड़ा किए। तो किसान को क्या किया, टुकड़ा किए। तो ये क्या किया हम लोग, क्या बोले थे कि भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसको हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। तो क का आधा टुकड़ा क्या होगा, नहीं होगा ना, तो हम लोग क को ही रहने देंगे, ये इससे ज्यादा छोटा टुकड़ा नहीं होगा। और इसी को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण किसको बोला जाता है कि वो भाषा की वह छोटी ध्वनि यानी छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, उसको क्या कहलाता है, वो वर्ण कहलाता है। तो क का है आपका वर्ण है। तो समझ में आ गया बच्चों कि वर्ण किसको कहा जाता है, तो वो छोटी इकाई यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। तो क क्या हुआ, एक वर्ण, यानी क ख ग घ अंगा, ये क्या होगा, एक वर्ण हुआ। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फसल, फसल में क्या है, फसल है हमारा क्या, फसल। तो फसल में क्या है, फ है, अ है, आधा स है, आ है और ल है और इसको आ, ये क्या हो गया, फसल। इसको जैसे फ हो गया, अ हो गया, स हो गया, फसल में क्या क्या है, प्लस और क्या, ल हो गया, ये आधा, ये सारा क्या है, फसल। फसल में कितना है, फ आया, अ आया, स आया और ल आया, ये सभी को क्या बोले हम लोग, ये क्या है, वर्ण है। यानी फसल में कितना, 1 2 3 4, इसमें 4 आया। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि वर्ण कहा किसको जाता है, यानी भाषा, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं।
तो समझ में आ गया कि वर्ण किसको कहता है। और उदाहरण देखो, उगाना, उगाना में क्या आ गया, उ आया, आधा ग आया, आ आया, ए आया, आधा ग आया और आ आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके टुकड़े किए हम लोग। तो ये क्या है, वर्ण है। ये सब क्या है, जितने भी आपको देख रहे हैं, ये उ है, ग है, आ है, ए है, ग है, आ है, ये क्या है, ये वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो चलो आते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो उपरोक्त हम लोग क्या पढ़े, उपरोक्त वाक्य, ये जितने उपरोक्त वाक्य 3 शब्दों से मिलकर बने हैं। यहां किसान, किसान है और क्या है, फसल है और उगाना, ये क्या है, ये तीनों ही शब्द है जिसमें 6 वर्णों से बने। ये सब, ये जितना भी वर्ड है, ये कितने वर्ण से बने हैं, 6 वर्ण से बने हैं। तो अब इनके और टुकड़े संभव नहीं है। तो हम आपको क्या बताए थे कि देखो वर्ण किसको कहा जाता है, यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको और अधिक हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो वर्ण कहलाती है। अगर का अगर आप क्या करते हैं, अगर हम उसको टुकड़े करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो वो कोई मीनिंग नहीं देता है। हमको उतना ही डिवाइड करना है जिसमें क्या हो, हमको उसमें मीनिंग पता चल सके कि हाँ हम इसको पढ़ सकते हैं। बगैर पढ़े अगर उसको अगर काटोगे तो उसको करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमको उतना ही डिवाइड करना है जितना हम लोग उसका मीनिंग निकाल सके, यानी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, जिसको फोनिम कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देखेंगे कि जो वर्णमाला है वो वर्णमाला किसको कहा जाता है। तो हम लोग तो पहले वर्ण देख लिए, तो वर्ण किसको कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को। समझ गया बच्चा, किसको कहा जाता है वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो चलो हम देखते हैं कि अब जो है हमारा दूसरा जो है वर्ण समझने की बारी, वर्णमाला, कि वर्णमाला किसको होता है। भाई हम लोग तो वर्ण को समझ लिए, अब हमको देखना है कि वर्णमाला जो है वो किसको कहा जाता है। देखो डिफिनेशन क्या दिया है वर्ण की, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। कि वर्णों का समूह यानी क्या, वर्ण जैसे क है, ख है, ठीक है, जैसे देखो क है, ख है, ग, ये क्या है, अगर हम इसको मिला के अगर कोई चीज अगर वर्ड भी बनाएंगे तो क्या बनेगी, वर्णों का क्या होगा, एक समूह बनेगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग वर्णमाला नहीं कहेंगे। देखो वर्णमाला किसको कहा जाता है, देखो सबसे पहले देखेंगे कि वर्णों के भेद। तो वर्णों के कितने भेद हैं, वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला हमारा वर्ण है, हमारा स्वर्ण वर्ण है। तो वर्ण का वो भी देखो हम लोग क्या पढ़ने, वर्णमाला, वर्णमाला में किसको, सबसे पहले वर्ण के भेद हम जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, कौन सी, पहली होती है क्या, स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन। तो हम जो है सबसे पहले आज पढ़ेंगे स्वर्ण वर्ण को, यानी ये जो स्वर्ण है हम इसको पढ़ने वाले हैं कि ये स्वर्ण किसको कहता है। देखो स्वर्ण किसको कहा जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा जिनके उच्चारण बिना रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर्ण कहते हैं। तो क्या कहा गया कि वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, यानी अगर कोई भी अगर हम वर्ण लेते हैं, कोई भी लेटर लेते हैं जिसमें किसी और वर्ण का सहायता अगर हम नहीं लेते हैं, यानी उसके सहायता के बिना जो भी वर्ड हम बोलें, जो भी अक्षर हम बोलें, तो वो स्वर्ण कहलाती है। तो कौन सी भाई, तो उदाहरण के लिए देखिए, तो आपका उदाहरण के लिए आ है, सॉरी दैट, देखो जैसे क्या है आपका अ है, आ है, ठीक है, अ आ ई हर्षई, यहां देखो लिखा हुआ है अ आ ई हर्षई दीर्घई उ आदि, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हम किसी और वर्ण का क्या लेते हैं, सहायता नहीं लेते हैं, यानी किसी भी इसको बोलने में कोई और वर्ण आ रहा है क्या, देखो तो ओ में क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही लेटर आ रहा है, अ इसमें भी एक ही लेटर आ रहा है, हर्षई इसमें भी क्या आ रहा है, एक ही लेटर आ रहा है, दीर्घई उ हर्षऊ दुर्गऊ इसमें क्या आ रहा है, एक ही लेटर आ रहा है। तो स्वर्ण किसको कहा जाए भाई, तो देखो डिफिनेशन याद कर लो, ये तुमको पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में आपको पूछ सकती है। तो देखो अगर क्वेश्चन बनाने वाला ये भी कि देखिए बच्चे को ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्वर्ण किसको कहता है, अगर आपको स्वर्ण अगर मालूम होगा, आपको डिफिनेशन मालूम होगा, तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो स्वर्ण की अगर परिभाषा अगर हम लोग देखें तो क्या कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण यानी किसी और वर्ण का हम लोग क्या करते हैं, सहायता नहीं लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको स्वर्ण कहा जाता है। तो स्वर्ण में हम लोग क्या बताएं, अ आ ई हर्षई दीर्घई उ, ये क्या हो गया, ये वर्ण हो गया, ठीक है। ये कौन सी वर्ण है, ये स्वर्ण वर्ण हुए, जिसमें किसी और वर्ण का हम लोग क्या करते हैं, सहायता नहीं लेते हैं।
दूसरा में देखते हैं कि जो स्वर्ण वर्ण है हमारा, कहते स्वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? देखो, तो हमारा हर्ष स्वर होता है पहला, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लातु स्वर। ठीक है, तीसरा हमारा होता है प्लतु स्वर, प्लतु स्वर। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हर्ष स्वर है इसको कैसे पहचानेंगे, ये क्या है क्या। ठीक है, तो देखो, तो हर स्वर को कैसे देखेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत ही क्या लगता है, ये देखो, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, इस बात को क्या करना, ध्यान में रखना कि जिन वर्ण, कोई भी जो भी वर्ण, जो भी शब्द आप क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, उस वर्ण में सबसे कम लगे, यानी सबसे कम समय लगे आपको बोलने में। यानी अगर वो शब्द अगर आप बोल रहे हो तो आपको बहुत कम समय लग रहा है उच्चारण करने में, तो उसको क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको हर्ष स्वर कहा जाता है। जैसे कि अ, ठीक है, ई, उ, ये क्या हुआ? इसमें आपको क्या लगा? बहुत ही कम समय लगता है क्या करने में, बोलने में आपको बहुत ही कम समय लगता है इन सभी स्वर में बोलने में। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर के याद रखना। ठीक है, ये पूछ भी सकता है आपको कि हर्ष स्वर किसको कहा जाता है, दीर्घ स्वर किसको कहा जाता है और प्लातु स्वर किसको कहा जाता है। तो हर्ष स्वर किसको कहा जाता है? जिन वर्ण को उच्चारण करने में, यानी कोई भी वर्ण, जो भी वर्ण आप उच्चारण कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उसको बोलने में जितना कम समय लगे, जितना कम से कम समय लगे, उसको क्या कहा जाता है? उसको हर्ष स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण में हम लोग क्या देख लिए? उदाहरण में देख लिए कि हमारा क्या है, अ, ई, उ और री, इसको क्या बोलने में समय लग रहा है? नहीं ना लग रहा है, तो इसको क्या है, ये क्या हो गया? ये हमारा हर्ष स्वर हो गया। दूसरा में हम क्या देखते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हर स्वर से अधिक समय लगता है, यानी जो हर्ष स्वर है हमारा क्या है, अ, ई, उ, री, इससे बोलने में इससे ज्यादा का समय अगर हमको लगे तो उसको क्या कहता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। कैसे? देखो, अ, ई, उ, ए, औ और औ, क्या लग रहा है हमको बोलने में? क्या लग रहा है? समय लग रहा है ना। हम लोग स्वर वर्ग में क्या देखें? हर स्वर में कि आ, ई, उ, री, बोलने में समय लगा? नहीं लगा, लेकिन बहुत ही कम समय लगा। अगर हम इसका बात करें, दीर्घ स्वर की बात करें, तो दीर्घ स्वर में जो आ है हमारा, तो आप इसको क्या करें, लगा ना समय, उससे क्या लगा? थोड़ा सा समय हमको ज्यादा लगा, तो यही कहलाता है दीर्घ स्वर। आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो हमारा दीर्घ स्वर है, हर स्वर है। अगर आपको याद रहेगा, आप ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या बहुत ही कम समय अगर लगता है जिसमें, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हर्ष स्वर कहा जाता है। जिसमें क्या हमको बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है जिससे इसकी तुलना में, तो वो क्या, अ, ई, उ, जिसको थोड़ा सा समय लगता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? दीर्घ स्वर कहेंगे। तो समझ में आ गया कि दीर्घ स्वर किसको कहा जाता है? ये इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब हमारा लास्ट वन है, हमारा लास्ट वन क्या है? प्लतु स्वर। प्लतु स्वर किसको कहा जाता है? देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगाता है उन्हें प्लतु स्वर कहा जाता है। इनके प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे ओम, राम। ठीक है, ओम, राम, ओम हो गया। इसमें ना एक ये आता है जो आपको छूट गया है। ठीक है, रा का ये मो, ये जो एस है ना, एस क्या है? एस का मतलब होता है आप उसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। जैसे ओ, अगर किसी को बुला रहे हैं, क्या, ओ, अरे इधर आओ। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? समय लगा रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है प्लातु स्वर। तो प्लातु स्वर किसको कहता है? जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या लगे? स्वर्ण जो स्वर है या दीर्घ है, इन सभी दीर्घ क्या कहा, जो दीर्घ स्वर है हमारा, तो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय अगर जो लगाता है तो उसको हम प्लतु स्वर कहते हैं। और जनरली प्लतु, आप इससे भी याद रख सकते हैं कि ज्यादा समय किस में लगा, आप इससे भी लगा सकते हैं कि हमको क्या करता है प्लतु स्वर जो है, हमको उसको क्या करना है? पुकारने के लिए आता है। हम पुकारने के लिए यूज कर अरे, ओ, इधर आओ, ये इसमें जनरली क्या आता है, हम लोग क्या, ये जो है ना, ये एस टाइप का, इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे राम, ओम, जैसे ओ, ओम। ठीक है, ओम खींचे ना, जहां पर खींचेंगे हम लोग वहां पर क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहता है? इसको हम लोग क्या, प्लातु स्वर कहता है। अब देखेंगे कि हम लोग स्वर की मात्रा, कि हर स्वर के लिए क्या क्या होता है, अलग अलग
प्लुत स्वर है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है, हमारा स्वर की क्या है मात्राएं हैं, स्वर की क्या मात्रा है, ठीक है। प्लुत स्वर, इसको क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन आप जो भी करें, प्लुत या प्लाउत या प्लुत, ठीक है, जैसी मर्जी हो आपकी, बस याद रहना चाहिए कि हाँ हमको ये आना चाहिए, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप जो भी करें लेकिन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, हम दूसरा क्या है टॉपिक हमारा, स्वर्ण की मात्रा है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि किसमें कौन सी मात्रा हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। देखो, जिन शब्दों की शुरुआत स्वर से होता है, यानी कोई भी अगर हम शब्द क्या करते हैं, लिखते हैं जिससे हमको शुरुआत होता है, तो उनमें मूल रूप से लिखा जाता है, उसमें मूल रूप से क्या लिखा जाता है, व्यंजन के साथ इनका प्रयोग भी होता है, मूल रूप से ना करके मात्रा के रूप में किया जाता है। देखो ऐसे आपको समझ में नहीं आता है, हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या है, कोई भी चीज अगर कोई भी वर्ड अगर देखो हर स्वर के लिए अलग अलग क्या होता है, मात्रा होता है। क्या मात्रा होता है, जैसे हम आपको बताऊं, जैसे कोई भी स्वर है, जैसे क्या है आपका स्वर, जैसे आपका है क्या है, अगर हम क्या लिखते हैं, अगर ओ लिखते हैं, ठीक, ये क्या हुआ, ओ हुआ, ठीक है। तो इसकी मात्रा क्या होगी, इसकी मात्रा होगी हमारी ये, यानी ये, ठीक है। इसकी मात्रा हम लोग ये लिखेंगे। जैसे अगर हम किसको लिखते हैं, अगर हम किसको लिखते हैं, अगर हम ओ को लिखते हैं, अगर ओ लिखते हैं तो ओ की क्या मात्रा होगी, आ, ऐसे आधा डंडा। तो इसका अगर हम क्या लिखेंगे, अगर प्रयोग अगर इसको मूल रूप में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो को आकर, या ये भी लिख सकते हैं, कल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो आ की मात्रा है वो आनी चाहिए, काल भी आ सकता है, काम भी आ सकता है, ठीक है। ये क्या हुआ, मात्रा हुआ। इसको प्रयोग करने में देखो ऐसे इसका प्रयोग होता है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे किसी में ओ आया, ठीक है, तो क्या आप ओ की जैसे, जैसे देखो अगर हम कल लो ये लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको इसके लिए क्या करेंगे, इस मात्रा को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ऐसे प्रयोग होता है हर मात्रा, और हर मात्रा का क्या होता है, अलग अलग यूज होता है, यानी जितना भी स्वर्ण है उसका अलग अलग क्या होता है, मात्रा होता है, ठीक है, अलग अलग मात्रा होता है, ठीक है। तो चलो, तो इसका हम लोग आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया। देखो व्यंजन किसको कहा जाता है, व्यंजन, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि व्यंजन किसको, ये स्वर्ण किसको कहता है, तो स्वर्ण, सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा देखें, वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम देखें वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के दो भेद होते हैं। तो सबसे पहले स्वर्ण होता है, तो स्वर्ण में जितना हम लोग क्या किया, हम लोग पढ़ लें कि स्वर्ण किसको कहा जाता है, जो कि किसी बिना किसी अन्य स्वर के उच्चारण से अगर हमको सहायता मिले, यानी मतलब बोलने में, तो उसको स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। तो इसमें कितने, इसके तीन भेद होते हैं, सॉरी, इसके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हर स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं, ठीक है। तो हर स्वर में हम क्या देखें, हर स्वर में जो भी वर्ण बोलने में हमको कम से कम समय लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसको कहता है, जिससे हमको बोलने में या उच्चारण करने में हर्ष स्वर से थोड़ा सा ज्यादा का समय लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ये दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किसको कहता है, प्लुत स्वर उसको कहता है जिसमें हर स्वर और दीर्घ स्वर इन दोनों की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगे, ठीक है। और ज्यादातर आपको अगर याद रखना है तो इसको बुलाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्लुत स्वर में अरे इधर आओ इसको कहा जाता है, ठीक है, बुलाने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है प्लुत स्वर को, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब आपकी मात्रा को हम बता दिए कि हर जितना भी वर्ण है उसके लिए अलग अलग मात्रा होती है, ठीक है। जैसे हर्षई के लिए, ये हर्षई है आपका, तो इसकी मात्रा क्या होगी, ये होगी या ये होगी, ठीक है। हर्षई दुर्गई के लिए यही होगी ना। चलो देखते हैं, अब हम देखेंगे कि व्यंजन किसको कहा जाता है, व्यंजन किसको कहा जाता है भाई। चलो देखो व्यंजन किसको कहा जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से स्वर्णों की मदद लेनी पड़ी, तथा जिन्हें उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ख, ट, फ, या। देखो क्या बोला गया, हम लोग सबसे पहले क्या देखें, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। आप इसको पहले यहां देखिए, क है, ख है, और क्या है, ट है, फो है। ये क्या हो गया, इसको हम उच्चारण करने में हम क्या कर रहे हैं, किसी और स्वर का क्या ले रहे हैं,
सहायता ले रहे हैं। हम लोग व्यंजन में स्वर्ण वर्ण में क्या देखें, ऐसे स्वर्ण जिसको बोलने में या जिसको उच्चारण करने में किसी अन्य स्वर यानी किसी और दूसरे वर्ण का क्या कर रहे थे, हम लोग सहायता नहीं ले रहे थे, मदद नहीं ले रहे थे कि भाई तुमको बोलने के लिए हम किसी दूसरे का मदद ले रहे हैं, नहीं लेना पड़ता था। बट लेकिन हम व्यंजन शब्द का अगर बात करें, व्यंजन की बात करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी अन्य स्वर के सहायते हम बोल सकते हैं, बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। आप बिना किसी अन्य स्वर के लिए आप नहीं बोल सकते हैं व्यंजन को। व्यंजन कहलाता ही है कि उसको बोलने में किसी अन्य स्वर का क्या लाना पड़े, सहायता लेनी पड़े या मदद लेनी पड़े। ठीक है, जैसे क, तो क में क्या आता है, क आपका क भी आया, क्या आया, क आया ना, आपका क्या आया, क आया प्लस क्या आया, इसमें अ आया, ये दोनों मिलके क्या बनाया, क। तो क्या गया, ये अलग व्यंजन, ये स्वर और ये अलग स्वर, तो क्या एक स्वर को दूसरे स्वर की क्या लेनी पड़ी, सहायता लेनी पड़ी, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही व्यंजन कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 33 है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ लिया करेगा कि व्यंजन की कितनी संख्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपको। ठीक है, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो हम आपको यही क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि देखो हाँ पूछा है कि नहीं पूछा है। ये पूछा है, बहुत ही बेसिक चीज पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, और हम लोग क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज कर लेते हैं कि अरे भाई ये तो नहीं आने वाला है। ठीक है, आप ऐसे नहीं क्या करें, आप ऐसी गलती मत कीजिए सर। छोटे छोटे चीज को आप क्या, आप छोटे छोटे चीज को मतलब नोटिस करना सीखिए, आप उसको सीखने का कोशिश करें। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं। ठीक है, देखो आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि क्या होते हैं, बाइक चलाते होंगे, सब कोई चलाता है। ठीक है, कोई 4 व्हीलर भी चलाता है, 2 व्हीलर, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 व्हीलर की। अगर आप बाइक चलाते हैं, उसमें एक देखिए सबसे छोटा चीज होता है, क्या होता है, एक स्टैंड होता है जिससे बाइक को हम लोग क्या करते हैं, खड़े करते हैं। अगर बाइक को अगर हम लोग क्या करें, अगर खड़ा करने के लिए स्टैंड अगर हम क्या करें, अगर उसको निकाल दें, आप जैसे कि अगर हम आपकी अगर उदाहरण लें, अगर आपका हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको कहा जाए कि हम आपको बाइक दे रहे हैं दिन भर के लिए, ठीक है, बट लेकिन वो स्टैंड जो है, उसको स्टैंड को हम क्या करें, निकाल लें और आप उस बाइक को लेके चलें, आपको क्या करनी पड़ेगी, परेशानी फेस करनी पड़ेगी, आपको बहुत मुश्किल आएंगी। अब दिन भर तो गाड़ी पे खड़े तो आप रह नहीं सकते हैं। ठीक है, कहीं तो लगाओगे। वो क्या है, एक छोटा सा चीज है, लेकिन वही छोटा सा चीज कितना बड़ी परेशानी आपको कर रही है, कितना बड़ा क्या कर रहा है, मुश्किल आपके सामने ला रहा है। क्या ला रहा है, कि आप उसके वजह से क्या कर रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं। क्या है, छोटा सा ही चीज है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, आप जो भी चीज पढ़ते हैं, उसका छोटा छोटा चीज, छोटा छोटे कॉन्सेप्ट को आप क्या करें, ध्यान में रखिए, ताकि आपको क्या करें, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कितना भी, अब कोई भी एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप हर चीज में क्या करें, उसको क्या करें, जितना जो भी छोटा छोटा चीज है आप उसको क्या करें, सीखें कि नहीं हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको क्या करेगी, बहुत प्रॉब्लम देगी बाद में। ठीक है, चलो आते हैं वापस हमारे टॉपिक में। तो हम लोग व्यंजन पढ़ लिए। तो देखो व्यंजन में क्या है, व्यंजन के निम्न आधार पर भेद किया जा सकता है। देखो व्यंजन के निम्न आधार पर भेद किया जाता है। अब व्यंजन के भी भेद है, व्यंजन के भी भेद है। ठीक है, जैसे हम वर्ण के भेद पढ़े, ठीक है, स्वर्ण वर्ण के भेद पढ़े, तो हम अब क्या पढ़ेंगे, व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो हम देखते हैं नेक्स्ट में कि व्यंजन के कितने प्रकार है, यानी उसको उच्चारण के आधार पर क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे व्यंजन को क्या किया, उच्चारण के आधार पर क्या किया है, बांटा गया है। कौन सा सबसे पहला है, क्या सबसे पहला है हमारा, क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या कहलाता है, देखो भाई, स्पर्श व्यंजन किसको कहता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से विभिन्न भागों को छूते हुए या स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। देखो स्पर्श व्यंजन किसको कहा गया, स्पर्श व्यंजन उसको कहा गया जैसे जिसको हम उच्चारण करते हैं, बोलने के समय में आपका जो मुंह है, हवा जो है, जब जैसे आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके अंदर से जो एयर निकलता है वो आपके मुंह के विभिन्न यानी हर अलग अलग पार्ट को क्या करता है, वो जो छू के निकलता है, तो उसको ही हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श व्यंजन। आप नाम से ही पता लगा सकते हैं। देखो स्पर्श मतलब होता है छूना। तो ये क्या हो गया, आप किसी भी कोई भी शब्द अगर क्या कर रहे हैं, अगर ये स्पर्श व्यंजन यानी व्यंजन की बात कर रहे हैं हम, अगर कोई भी अगर आप शब्द अगर बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, वो मुंह के जो आप जो भी चीज बोल रहे हैं, तो अंदर से जो आपका एयर आ रहा है, वो जो मुंह है आपके, तो हर उसके अलग अलग पार्ट को, दांत को छू रहा है, जीभ को छू रहा है, गाल को छू रहा है, या किसी भी और अन्य को छू रहा है, ठीक है, तो छूते हुए बाहर निकल रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या क्या है, 25 है। ठीक है, इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या सिर्फ
25 है, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से हैं वो हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले अगर हम क वर्ग की अगर बात करें, क वर्ग की अगर हम बात करें तो क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ, ठीक है। क वर्ग में कौन कौन सा आता है, क वर्ग में आता है क ख ग अंघ, क ख ग घ अंघ, ठीक है, ये आता है। ये क्या हो गया, क वर्ग हो गया, ठीक है। आप इसको बोलेगो क, तो देखना हवा जो है वो विभिन्न यानी आपके मुंह के हर पार्ट को क्या करेगा, छू के निकलेगा। इसी तरह क्या है, क वर्ग है, क वर्ग है, फिर क्या है, सॉरी एक सेकंड, क वर्ग है आपका क्या है, च वर्ग है, च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, ट वर्ग है, ठीक है, ट वर्ग है, त वर्ग है, सॉरी क्या क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, ता वर्ग है, ये सारे वर्ग हैं, ये अलग अलग वर्ग है जो कि आपको देखो। सबसे पहले अगर हम क वर्ग की बात करें, क्लीन नीट एंड क्लीन लिखते हैं, ठीक है। चलो, क वर्ग, ये क वर्ग, इसका अगर हम उच्चारण करें तो इसका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है, कंठ। यानी क वर्ग जो है उसका हम उच्चारण किससे करते हैं, कंठ से करते हैं। क वर्ग में जो भी आ जाए, क ख ग घ अंग, ये सारे जो है हम लोग किससे होते हैं, देखो क ख ग घ अंग किससे आ रहा है, कंठ से आ रहा है, यानी इससे गले से आ रहा है। अगर हम च वर्ग की अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्या करें, च वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो इसका उच्चारण किससे होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, तालु से होता है, ठीक है। अगर हम च वर्ग की बात करें तो किससे होता है, इसका तालु से उच्चारण होता है, ठीक है। अगर हम ये क च यानी ट वर्ग की अगर हम बात करते हैं, ट वर्ग की अगर हम बात करें तो इसका उच्चारण किससे होता है, इसका होता है मृदा यानी माउथ से होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, माउथ से होता है यानी मुंह से होता है, ठीक। और तीसरा अगर हम बात करें किसका, ट वर्ग का अगर हम बात करें, सॉरी ता वर्ग का अगर हम बात करते हैं, ता वर्ग का अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या होता है, दांत से होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, दांत से होता है उच्चारण इसका। देखो क वर्ग में किसको देखे कि क वर्ग में कंठ से हुआ, च वर्ग में किससे हुआ, तालु से हुआ, और ट वर्ग में किससे हुआ, माउथ से हुआ, और त वर्ग में किससे हुआ, दांत से हो गया। और फ वर्ग में अगर हम देखें, बात करें फ वर्ग की, तो फ वर्ग में किससे हुआ, फ वर्ग में ओट्स यानी होंठ, होंठ यानी देखो हम क्या बताएं आपको कि देखो स्पर्श व्यंजन, यानी सबसे पहला अगर हम व्यंजन की अगर बात करें तो सबसे पहला क्या आता है, हमारा स्पर्श व्यंजन आता है। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है, डेफिनेशन है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अगर आप मुंह से क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सॉरी मुंह से ही बोलेंगे, आप बोल रहे हैं तो हवा जो है आपके मुंह के विभिन्न अंग कौन कौन से हो गया, कंठ हो गया, दांत हो गया, तालु हो गया, होंठ हो गया, ये सारे क्या कर रहे हैं, इन सारे पार्ट को क्या कर रहा है, छू के निकल रहा है। तो इसी को कहा जाता है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको स्पर्श व्यंजन, और आपको इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 25 होती है। कौन कौन सी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और फ वर्ग। इन सभी, जैसे क में वर्ग में क्या क्या आएगा आपका, क ख ग घ अंग, इसका क्या हो गया, कंठ हो गया, आप इसे कंठ से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं किससे, च वर्ग की, च वर्ग में क्या आ गया, च छ ज झ न, ये किससे हुआ आपका, ये आपके तालु से हुआ, ये जबान के ऊपर जो आपकी है फ्लोर उसका है, ठीक है। अगर आप त वर्ग की बात करें तो त वर्ग में आपका किससे होता है, ट ठ ड ढ अंड, ये आपका क्या होता है, मुर्दा, मुंह से होता है, ठीक। अगर आप ता वर्ग की बात करें, त थ द द न, ये किससे होता है, आपका दांत से होता है, दांत की वजह से, यानी दांत की सहायता लेके आप बोल रहे हैं इसको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर आप फ की बात करते हैं तो ये प फ ब भ न, आप इस म प फ ब भ म, आप इसका उच्चारण जो है किससे कर रहे हैं, आप इसका उच्चारण जो है वो ये लिप, ये जो होंठ है आपके, ठीक है, कोई गाना नहीं गाएगा, ये होंठ है, तो इससे इससे आपका क्या हो रहा है, इससे आपका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है। देखो अंत स्तर व्यंजन, इसको क्या कहा जाता है भाई, देखो अंतस्थ व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी, देखो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी स्पर्श नहीं करती है और ना ही स्वर के
स्वर के सामने स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उन्हें अंतस्वर व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच का होता है। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे य, र, ल, व, ह। देखो अब इसको आप समझो, अंतस्थ व्यंजन किसको कहा जाता है? यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण, यानी जो भी व्यंजन है, जिस व्यंजन का हम लोग क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, जिसमें जीभ और मुंह, क्या बोला, जीभ पहला क्या है, ये जीभ है, मुंह है, के किसी भी भाग से पूरी स्पर्श नहीं, यानी जीभ, ना ही वो जीभ को क्या करता है, पूरी तरह से क्या करता है, टच करता है, ना ही वो किसको करता है, ना ही वो मुंह को पूरी तरह स्पर्श करता है, और ना ही किसी अन्य स्वर, यानी किसी अन्य स्वर का क्या लेता है, सहायता लेता है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यरलव ह, तो क्या हुआ, यरलव ह क्या कर रहा है, य क्या कर रहा है, किसी अन्य स्वर का क्या ले रहा है, सहायता ले रहा है, लेकिन बट क्या कर रहा है, जीभ और मुंह को क्या कर रहा है, वो छू नहीं रहा है, तो इसी को कहता है अंत स्वर व्यंजन, और इसकी संख्या सिर्फ कितनी है, वो 4 होती है, ठीक है। व को देखो, व जो है दंत व्यंजन भी, दंत तोष व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में दांत और होठों को स्पर्श होता है। देखो इसमें जो कौन है, देखो य र ल व, हम यो है, रो है, लो है और वो है, इस वो को जो है, वो को हम लोग किसमें रखे हैं, वो को, इसको दंतोष कहा जाता है। दंतोष व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो दांत है, दांत और होंठ, होंठ क्या कर रहा है, इन दोनों का क्या ले रहा है, स्पर्श, इन दोनों को क्या कर रहा है, छू रहा है, ठीक है, इन दोनों को स्पर्श कर रहा है, इसीलिए इसको दंतोष व्यंजन भी कहा जाता है। तो अंत स्वर व्यंजन में हम क्या देखें, अंत स्वर व्यंजन में हम लोग देखें कि वैसा व्यंजन, जिस व्यंजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसके उच्चारण करते समय क्या कर रहे हैं, ना ही जीभ और ना ही मुंह, ना ही क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, और क्या कर रहा है, किसी अन्य स्वर की क्या ले रही है, सहायता ले रही है। बट इसमें से एक वर्ग जो है, जैसे वो है, वो क्या कर रहा है, उसको दंतोष कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेप्शन है, क्योंकि ये किसको कर रहा है, वो दांत और होंठ को दोनों को क्या कर रहा है, छू रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? चलो फिर से देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको समझाने के लिए ही ना। चलो देखो, अंतदस्त व्यंजन किसको कहा जाता है, उस ऐसे व्यंजन को कहा जाता है जिसमें कि हम लोग क्या, ये जो हमारा मुंह है, यानी जो हमारा मुंह के जो जीभ है, जीभ और मुंह, इन दोनों को बिना टच किए हुए हम बोल रहे हैं, यानी अगर आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इन दोनों की सहायता आप क्या कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, और व्यंजन किसको कहा जाता है, व्यंजन उसी को कहा जाता है जो कि किसी अन्य स्वर का क्या लेता है, सहायता लेता है, उसे ही क्या कहता है, व्यंजन कहता है। तो इस व्यंजन में हम लोग स्पर्श पहले में देखे कि छू रहा है, इसमें क्या कर रहा है, ये छूता नहीं है किसी भी आपके पार्ट को, जैसे मुंह हुआ, जीभ हो गया, तालू हो गया, दांत हो गया, होंठ हुआ, इन सभी चीजों को, इन सभी पार्ट को नहीं छू रहा है, लेकिन बट बोल रहा है। लेकिन इसमें से जो वह वर्ग है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें दांत और होंठ को क्या कर रहा है, वो टच करते हैं, क्योंकि इनके बिना सहायता ये नहीं बोला जा रहा है, एक्सेप्शन है, ठीक है। हम लोग दूसरा देखते हैं, उष्म व्यंजन। उष्म, तो सबसे पहले बच्चा आप हमको बताओ कि उष्म का मतलब क्या होता है। देखो उष्म का मतलब, उष्म हम लोग इन शब्द से ही पहचान सकते हैं कि उष्म, उष्म मतलब होता है गर्मी, उष्म का मतलब होता है गर्मी। तो उष्म व्यंजन किसको कहा जाता है, जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय हवा मुंह से रगड़ खाकर उष्मा यानी गर्मी उत्पन्न करती है, उन व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा व्यंजन कहते हैं। उसमें, और इनकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या जो है वो सिर्फ 4 है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, सिर्फ 4 है। कौन कौन सी है, श, श, स, ह, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हिट, जब हम इसका क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम इसको बोलते हैं तो क्या होती है, तो जब हवा जो है मुंह से बाहर निकलती है तो क्या कहते हैं, रगड़ खाकर, यानी क्या कहते हैं, गर्मी, जैसे श, तो क्या हुआ, हीट उत्पन्न हो रहा है ना। तो आपको याद रखने के लिए सबसे यह करना है कि अगर रगड़ खाकर अगर हम कोई भी चीज बोले, ये तो बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। देखो हवा, अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर कौन सा वर्ड का अगर हम श की बात कर रहे हैं, कौन, ये शरीफा वाला श, इधर लिखते हैं, ये श हो गया, ये श हो गया, ठीक है, ये श हो गया। तो क्या कर रहे हैं हम, उसमें क्या कर रहे हैं, श, बोलो आप, श, क्या हो रहा है, हीट उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसी को कहा जाता है स्पर्श, ये उष्म व्यंजन, ऐसा व्यंजन जिसके बोलते समय क्या होते हैं, जो मुंह से जो हवा आती है वो क्या होता है, रगड़ खाकर बाहर निकलती है, इसके उच्चारण में आप बिना इसके क्या नहीं बोल सकते हैं, इसी को उष्म व्यंजन कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी है, सिर्फ इसकी संख्या जो है वो 4 है, ठीक है। आपको ये याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेगा, ठीक है। और सॉरी,
ठीक है, ये तो ये क्या उसमें व्यंजन। अब देखो श्वसन प्रणाली की मात्रा के आधार पर, यानी इनके व्यंजन के दो भेद होते हैं, कौन कौन सी, चलो देखते हैं कौन कौन सा। इसमें क्या है, देखो श्वसन श्वास प्रणाली की मात्रा के आधार पर, इस आधार पर व्यंजन को दो भाग में बांटा गया, सांस, ठीक है, सांस के आधार पर इसको किसमें बांटा गया है, टू, यानी दो में बांटा हुआ है। कौन कौन सा में, चलो देखते हैं। सबसे पहले है हमारा अल्प अल्प प्राण, सॉरी अल्प प्राण। तो अल्प प्राण किसको कहा जाता है, देखते हैं अल्प प्राण किसे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो श्वास यानी वायु से कम निकलती है, यानी वायु कम निकलती है, जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी व्यंजन क्या कर रहे हैं हम उसको क्या कर रहे हैं, जिस भी व्यंजन का हम उच्चारण कर रहे हैं उसके उच्चारण करते समय जो हमारे मुंह से जो वायु है, जो हवा है, वो अगर कम से कम निकले तो उसको क्या कहता है, उसको अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा या पांचवा व्यंजन अल्प व्यंजन कहा जाता है। देखो अल्प प्राण का किसी भी वर्ग का प्रत्येक वर्ग में, ये क्या है, ये वर्ग है क वर्ग, जैसे आपको हम बताए थे किसमें, जो पहले मैं आपको, ये सब क्या है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, जैसे आपको हम पहले बताए थे। इन सभी वर्ग क्या क्या होता है, सबसे पहले या पहला होता है, तीसरा होता है या पांचवा होता है, तो इसे ही अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। अगर हम बात करें कि अल्प प्राण व्यंजन की, तो इसमें क वर्ग में कौन सा आता है, क आता है, और तीसरा में क्या आता है, ग आता है, और पांचवा में उ आता है। अगर हम च वर्ग की बात करें तो च आता है पहला वर्ग, तीसरा वर्ग में यहाँ आता है, और यहाँ झ आता है, और यहाँ आता है। तो ये क्या है, इसमें देखो क ख ग च ज य, इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही कम समय निकल रहा है, वायु जो है हमारे मुंह से जो हवा है वो बहुत क्या कर रहा है, बहुत ही कम निकल रहा है, तो इसी को अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम दूसरा व्यंजन की, पहला हम दो बात बताएं कि देखो यहाँ देखो श्वसन की मात्रा के आधार पर, श्वास यानी श्वास प्रणाली की मात्रा के आधार पर हम क्या बोले कि दो व्यंजन, पहले को कहा जाता है अल्प और दूसरे को क्या आता है, महाप्राण व्यंजन। प्राण व्यंजन किसको कहा जाता है, महाप्राण व्यंजन उसको कहा जाता है जिसमें बोलने से, जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय जो हमारा जो सांस है हमारे जो अंदर से, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी वर्ड अगर प्रोड्यूस करते हैं तो क्या करती है, अंदर से सांस बाहर आती है। तो इसमें क्या होता है, वायु जो होता है वो अधिक मात्रा में निकलती है, बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, जिसको हम लोग कहा जाते हैं अल्प प्राण व्यंजन। इसी की वजह से कहा है, क्योंकि ये सांस पे यानी श्वास के आधार पे ही इसको बांटा गया है। तो पहला हम लोग क्या देखे, पहला हम लोग देखे कि अल्प प्राण और दूसरा क्या, महाप्राण। तो अल्प प्राण में हम क्या देखें कि वायु जो है वो बहुत कम निकल रहा है, और महाप्राण में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वायु जो है वो बहुत ज्यादा निकल रहा है उच्चारण करते समय। तो इसे ही अल्प महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग में इसका क्या आता है, दूसरा, प्रत्येक वर्ग में कौन कौन सा, इसका दूसरा या चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। जैसे कि अगर हम क वर्ग में अगर हम बात करें तो इसका दूसरा आता है ख, च वर्ग में आता है आपका, ये यहां पर आपको छूट गया है घ, ठीक है। और यहां पर च वर्ग में, अगर क वर्ग में बात करें तो दूसरा में क्या हुआ, ख है, और चौथा में क ख ग घ, ठीक है। ये क्या है, च वर्ग में क्या हो गया, छ हो गया, झ हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा है, हवा जो है मुंह से क्या हो रहा है, ज्यादा निकल रहा है, इसी के वजह से इसको क्या कहा गया है, इसको महाप्राण कहा गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम यही रखते हैं। ठीक है, तो कल जो है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, और कल जो है आपका हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज जो डे 1 था, बहुत दिन से क्लास रुकी हुई थी किसी भी कारण, तो कल से जो है आपका जो डेली का क्लास है वो रेगुलर आपको इसी टाइम पे मिलते रहेगी। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करो इस चीज का। ठीक है, तो थैंक यू बच्चा लोग। तो कल जो है हम लोग मिलेंगे इसी समय में, और जो ये वर्ण विवेक व वर्तनीय विवेक है, ठीक है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ये हमारा आधा चैप्टर है, कल हम आपको क्या करेंगे, फुल चैप्टर इसको पढ़ा लेंगे।